स्वागत है तुम सबका एक और वीडियो में। मेरा नाम क्या है, सामने लिखा हुआ आ रहा है अध्यापक। और आज की इस वीडियो में हम कल का जो हमने टॉपिक छोड़ दिया था वो कंप्लीट करेंगे। अगर कल की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इन्वर्स रेशियो को डिस्कस करेंगे और उससे कुछ रिलेटेड टर्म्स जो हैं जो डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1A से पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इसी वीडियो में कर लेंगे। अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें आती हैं और तुम सीधा एक्सरसाइज देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हो। ठीक है, ऑफ कोर्स अभी तो वो नहीं अपलोड हुई होगी, लेकिन शायद जब तक तुम इस वीडियो को देखो तब तक वो अपलोड हो चुकी होगी, तो तुम उसे जाके देख सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ आफ्टर अ कूल इंट्रो। मॉड्यूल में आ चुका हूँ मैं, और अगर किसी बच्चे के पास मॉड्यूल नहीं है तो ICAI की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल तुम डाउनलोड कर सकते हो। वहीं से मैंने किया और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। और ये मई के लिए एप्लीकेबल है, नवंबर के लिए भी एप्लीकेबल है। 2022 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 2022 की। तो ठीक है, इतना बोल दिया, अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इन्वर्स रेशियो क्या होता है? बहुत आसान है, मतलब इससे आसान कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। इन्वर्स रेशियो क्या है बताता हूँ। अगर कोई रेशियो है 3:4 तो इसका इन्वर्स रेशियो होगा 4:3। ऑर्डर मैंने आपको कहा था चेंज नहीं होता। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बात बताई थी कि आप 4:3 नहीं लिख सकते, वो गलत है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन अगर आप लिख देते हो तो इस वाले नए रेशियो का नाम होता है इन्वर्स रेशियो। बस इतनी सी बात थी। अब अगर आपको कोई बोले कि 9:10 का इन्वर्स रेशियो फाइंड करो, तो क्या आप नहीं कर सकते क्या 10:9? इसमें क्या मुश्किल था? कुछ भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि इन्वर्स रेशियो का प्रोडक्ट 1 होता है। कैसे 1 होता है वो मैं बोर्ड पे आपको समझाता हूँ। तो लेट से आपके पास कोई भी एक रेशियो है A:B, या इसको मैं लिख सकता हूँ A/B। इसका इन्वर्स रेशियो क्या होगा? B:A। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? B/A। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कराना, तो क्या होगा? A/B मल्टीप्लाई बाय B/A। तो ये आंसर इसका 1 बनता है। कैंसिल हो जाएंगे चारों और 1 आएगा। ये इसकी एक छोटी सी एप्लीकेशन कह लो, प्रॉपर्टी कह लो, कुछ भी कह लो। आंसर 1 आता है मल्टीप्लाई करने पे इन्वर्स रेशियो को। ठीक है, बस इतना सा था। फिर से बोर्ड पे चलते हैं, मतलब आपकी बुक में चलते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करते हैं। उनसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन तो बनता ही है। ठीक है, तो उनको ध्यान से करना। चलते हैं अब। जो ये प्रॉपर्टीज़ है ना, इनमें कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई रेशियो है A:B, तो उसे हम ग्रेटर इनइक्वालिटी कहेंगे अगर A बड़ा है B से। मतलब अगर 3:4 है ना, 4:3 है मान लो, तो इसे हम ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो कहते हैं। क्यों? क्योंकि 4 बड़ा है। क्या ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने की नीड है? बिल्कुल भी नीड नहीं है। इस प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं आएगा। लिख के ले लो, मेरे को नहीं लगता इसमें से कुछ आएगा। मतलब पास्ट में तो कभी आया नहीं, और मैं लिख के तो नहीं कहता, लेकिन 99% चांस है कि इसमें से कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, 100 ही मान लो। ग्रेटर इनइक्वालिटी, तो फिर अगर जो A है वो छोटा होगा, मतलब 3:4 होगा, तो क्या कहेंगे? तो लेस इनइक्वालिटी कहेंगे। ये 2 नाम है, बस याद रखना है और कुछ भी नहीं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली। आप रेशियो को कंपाउंड कर सकते हो, 2 रेशियोज़ को। 2 रेशियो को कंपाउंड कैसे करते हैं स्क्रीन पर चल के समझाता हूँ। मान लो आपके पास कोई 2 रेशियो हैं। पहला रेशियो है A:B, सेकंड रेशियो है C:D, और आप इन्हें कंपाउंड करते हो। कंपाउंड का मतलब समझते हो? कंपाउंड मतलब जोड़ना, इकट्ठा करना, मिलाना किसी चीज़ को, कंपाउंड करना। तो अगर आपको A:B को C:D के साथ कंपाउंड करना है ना, तो जो आगे वाले टर्म्स है ना A और C, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। रेशियो जो पीछे वाले हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब BD सॉरी। तो ये आपका बन जाता है कंपाउंडेड रेशियो। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो एक रेशियो है 3:4, एक रेशियो है 4:5। इन दोनों को आपको कंपाउंड करना है। तो कंपाउंड कैसे करोगे? इसके आगे है 3, इसके आगे है 4, दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है 12। रेशियो इसके पीछे है 4, इसके पीछे है 5, दोनों को मल्टीप्लाई करके 20 आता है। तो ये हो गया इनका कंपाउंडेड रेशियो।
इन दोनों को कंपाउंड करेंगे तो ये रेशियो बन जाएगा। बहुत ईजी था, ठीक है। बस इतना सा था, इनको भूलना मत क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। भूलना मत इसको, कंपाउंडेड है। एग्ज़ाम से पहले एक बार इस वाले पेज को खोल लेना और रिवाइज कर लेना। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर आपका 1.4 है, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हो। अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप एक रेशियो को उसी खुद से ही कंपाउंड करा दोगे, अ रेशियो कंपाउंडेड ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो। उसका एक नया नाम रख दिया, है वो कंपाउंडेड रेशियो ही, नया नाम रख दिया अगर आप उसको खुद ही से कंपाउंड कराते हो तो ये कैसे होगा देखते हैं। ये वाला भी मान लो आपके पास कोई एक रेशियो है ए रेशियो बी, आप इसको इसी से कंपाउंड करा रहे हो, तो मतलब आप ए रेशियो बी को ए रेशियो बी में ही जोड़ रहे हो। आगे क्या है ए, तो दोनों का ए है तो ए इंटू ए हो जाएगा। ए इंटू ए क्या होता है? ए स्क्वायर। रेशियो पीछे क्या है? बी और बी, तो दोनों बी हो जाएंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कंपाउंडेड रेशियो। अब इस कंपाउंडेड रेशियो को एक नया नाम दे दिया जिसका नाम है डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेशियो के टॉपिक्स में से। मतलब अगर रेशियो में से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से बनने के चांसेस हैं इस चैप्टर में। लेकिन 4 टॉपिक है और मैंने आपको कहा है 3 से 5 नंबर का आता है, तो रेशियो में से 1 नंबर का क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं भी आता, ठीक है। ये बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ पर ए रेशियो ये तो आपको समझ आ गया, कंपाउंड करेंगे तो। ऐसे ही एक और नाम है, अगर आप स्क्वायर करते हो तो डुप्लीकेट रेशियो बन जाता है ना, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो भी बन जाता है। कैसे? क्यूब करने से। अगर मैं ए क्यूब रेशियो बी क्यूब कर दूँ ना, तो ये जो होगा ये ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा ए रेशियो बी के। ये वाला शायद ना समझ आया हो, दोबारा समझाता हूँ, रुको। बोर्ड पे आ गए हम। ट्रिप्लीकेट रेशियो आपको समझ नहीं आया, दोबारा देखते हैं। सबसे पहले तो अगर आप कंपाउंड कर देते हो तो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर बन जाता है, ये आपको पता होगा, बता दिया था मैंने। अगर ट्रिप्लीकेट बनाना है इसका तो क्यूब कर दिया ना सीधा, मतलब ए इंटू ए रेशियो बी इंटू बी 3 बार मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है, 2 बार की जगह, ठीक है। अब डुप्लीकेट आपने समझ लिया, डुप्लीकेट में क्या होता है? स्क्वायर। तो सब डुप्लीकेट में क्या होता है? स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट का साइन है, इतना तो पता ही होगा, आई होप। नहीं पता तो दोबारा समझाता हूँ बोर्ड पे, पता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं ताकि किसी भी बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। मुझे नहीं लगता सीए फाउंडेशन में कोई भी ऐसा टीचर यूट्यूब पे है, सारे टीचर बढ़िया हैं, मेरे से बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन कोई भी टाइम स्टैम्प्स नहीं लगाता ताकि बच्चों को दिक्कत तो होती है। मैंने अपने टाइम पे फील किया, तो तुम्हें भी दिक्कत होती होगी। तो टाइम स्टैम्प्स हैं, तुम जाके स्किप कर सकते हो किसी भी पार्ट पे, हर वीडियो के नीचे होते हैं मेरी, ठीक है। अब देखते हैं इसको, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि 3:5 का डुप्लीकेट रेशियो निकालो, तो क्या आप करोगे? आप करोगे 9:25। क्यों? 3 का स्क्वायर रेशियो 9, 5 का स्क्वायर 9:25 हो गया। अगर मैं यहीं पर आपको कह दूँ ना कि इसका आप सब डुप्लीकेट रेशियो निकालो, तो ये कैसे होगा? इसको करने के लिए आपको रूट लगाना है इनके आगे, बस √3 रेशियो √5। रूट आपको पता होगा क्या होता है, नहीं पता तो बता देता हूँ, ये इसका आंसर होगा। यहीं पर अगर मैं आपको बोलूँ 9:16 का सब डुप्लीकेट रेशियो निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? इन दोनों को आपको रूट करना है, √9 रेशियो √16। अब रूट कैसे फाइंड करते हैं? रूट आपको फाइंड करना बिल्कुल नहीं सीखना, कैलकुलेटर आपके पास है तो रूट का तो बटन उसमें होता ही है। 9 का रूट क्या होता है? 3, याद भी होगा कई बच्चों को। 16 का रूट क्या होता है? 4, याद होगा। अगर यहीं पर अगर 15 आ जाता तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जो ऑप्शंस होंगे ना उसमें ऐसे ही गिवन होगा, लेकिन अगर पॉइंट में भी गिवन है तो आपके पास कैलकुलेटर तो है ही, तो आप 15 का रूट निकाल सकते हो, कुछ आएगा 3 पॉइंट कुछ, तो वो आप लिख सकते हो। आई होप क्लियर था। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट भी काफ़ी आसान है, जैसे कि सब डुप्लीकेट होता है ऐसे सब ट्रिप्लीकेट भी होता है। ये कैसे होता है? इसमें स्क्वायर रूट होता है ना, तो उसमें क्यूब रूट हो जाता है। जैसे कि अगर आपको बोला कि 9:15 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड करो, तो ये कैसे होगा? आपको क्या करना है? √9 नहीं करना, क्यूब √9 करना है। क्यूब रूट को ऐसे डिनोट करते हैं, और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा नंबर जिसको खुद से 3 बार मल्टीप्लाई कराएं तो 9 आए। ये नंबर कोई पॉइंट में होगा, और इसे कैसे फाइंड करते हैं? कैलकुलेटर पे तो इसका बटन होता ही नहीं। तो कई बच्चों को आता होगा
कई बच्चों को नहीं आता होगा। इसके लिए एक वीडियो डाल रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, जिसका नाम क्या है, हाउ टू कैलकुलेट डर्टी पावर। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट डर्टी पावर इन कैलकुलेटर। ये वीडियो का नाम होगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लो। तुम्हें मैं बता दूंगा कि क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं। अगर अभी तुमने नहीं देखा ना इसे, रेशियो वाले चैप्टर में तो इसकी नीड फिर भी कम है, आगे पूरी मैथ्स में कहीं ना कहीं तो तुम्हें ये सीखना ही है। तो इस वीडियो को जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं। ठीक है, नहीं डाला तो मुझे याद करा देना, वीडियो मैं बना चुका हूँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं, मॉड्यूल में आ जाते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक था कि 8:27 का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालो। तो आपको 8 का तो पता ही होगा 2 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है ना। तो 8 का क्यूब रूट 2 होता है और 27 का क्यूब रूट 3 होता है। इतना तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इनने यही एग्जाम्पल दे रखा था आपको। अब आगे देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी, बिल्कुल स्किप मत करना इसको। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमें कहती है, अगर दो क्वांटिटीज़ को आप कंपेयर कर रहे हो, रेशियो का मतलब ही यही है कि हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करें आपस में। तो अगर आप किसी भी दो क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर कर रहे हो और वो दोनों क्वांटिटीज़ का जो रेशियो बन रहा है वो दो इंटीजर्स के फॉर्म में बन रहा है, दो इंटीजर्स बन रहे हैं, तो उन क्वांटिटीज़ को हम कहेंगे कमेंसरेबल। ठीक है, ये नाम याद करना है, बिल्कुल करना है, क्योंकि एमसीक्यू में आपसे पूछेंगे तो नहीं ये नाम। लेकिन अगर आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन में दे दिया कि कौन सा रेशियो कमेंसरेबल है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको मतलब ही पता नहीं होगा। ठीक है, तो कर सकते हो, ईजी है वैसे। इस चैप्टर में एक ही नाम मुश्किल है, अगर वो मुश्किल वाला आ गया तो आपको पता है क्या पूछ रहे हैं। अगर दो रेशियो इंटीजर्स की फॉर्म में, इंटीजर्स का ही बच्चों को नहीं पता होगा, बता देता हूँ अभी, तो फिर वो कमेंसरेबल है। बोर्ड पे चलते हैं, समझते हैं डिटेल में। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिनमें पॉइंट वगैरह कुछ नहीं होता। मतलब -1, 1, 0, 100, -100, 999, इनमें पॉइंट्स नहीं है ना। अगर मतलब फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, अगर ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स में बोलूँ, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, 0 है फ्रैक्शनल पार्ट, तो उसे हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, आई होप क्लियर था। अगर मैं 1 से लेकर 100 तक पूछूं आपसे कितने इंटीजर्स हैं, तो 100 इंटीजर्स हैं। 1, 2, 3 ये सारे इंटीजर्स होते हैं। 0 भी इंटीजर होता है, -1 भी इंटीजर होता है। अगर कोई रेशियो इंटीजर्स की फॉर्म में है तो वो कमेंसरेबल होता है। कैसे? 2:3 कमेंसरेबल है, 5:10 कमेंसरेबल है। -1 रेशियो क्या माइनस में हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। -1 -3 कमेंसरेबल है, माइनस माइनस कट जाएगा, 1:3 बन जाएगा, कमेंसरेबल है। तो फिर ऐसे कौन से होते हैं जो कमेंसरेबल नहीं होते? जो वो वाले जो इंटीजर की फॉर्म में ना आ पाए। अब यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में बहुत एक गलत बात आने वाली है, जिसको मैं सुधार देता हूँ अभी। आप कहोगे कि 1.5:3 ये कमेंसरेबल नहीं है, आप ये कहोगे, है ना। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो है ना, इससे आप कमेंसरेबल बना सकते हो। कैसे? ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या बनेगा? 1.5 इंटू 2 कितना होता है? 3। 3 इंटू 2 कितना होता है? 6। ये तो 3:6 बन गया। और स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने कि ये रेशियो और ये रेशियो सेम होता है। जब नंबर से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कराते हो तो रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपने ये लिखा है और ये लिखा है, बात एक ही है, तो इसका मतलब ये वाला जो है हमारा, ये भी कमेंसरेबल हो जाएगा। अगर आपसे पूछते हैं ना कि क्या ये कमेंसरेबल है, बिल्कुल है, क्योंकि हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे। क्या ये वाला है? ये ऊपर वाला कह रहा हूँ मैं। तुम अगर कहीं फिर से पूछो ये वाला कमेंसरेबल है, बिल्कुल है, हाँ जी। क्यों? क्योंकि इसे कन्वर्ट किया जा सकता है इंटीजर्स की फॉर्म में। तो फिर आप कहोगे कमेंसरेबल कौन सा नहीं होता, उसका बताओ ना एग्जाम्पल। वही बता रहा हूँ, उसका आंसर होता है √2:3। कभी भी अगर रूट में चला जाए तो आप रूट हटा ही नहीं सकते। रूट हटाने के लिए आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करोगे, आप पता क्या करोगे? कंपाउंड करोगे खुद से। फिर आप कहोगे ये तो 2:3 बन गया, कंपाउंड कर दिया हमने इसको खुद ही से। तो कंपाउंड करने से तो रेशियो ही बदल जाता है ना, रेशियो सेम नहीं रहता कंपाउंड करने से। ये बात आपको पता होनी चाहिए। मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से रेशियो में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन
कंपाउंड करने से, डुप्लीकेट रेशियो निकालने से, ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालने से, सब डुप्लीकेट निकालने से, इन सारी चीज़ें करने से, रेशियो में कुछ ऐड करने से, +1 कर दिया आपने, 1:2 था +1 कर दिया इसमें कुछ, तो ये सब करने से रेशियो में चेंज आ जाता है, रेशियो बदल जाता है, उसको वो वही नहीं रहता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बस आपको ये याद रखना है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर आप कर रहे हो दोनों नंबर्स को, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो रेशियो में चेंज नहीं आएगा। बाकी कुछ भी कर लो रेशियो में चेंज आना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वाले रेशियोज़ होते हैं 2:3 वाले, इन √2:√3 वाले हैं, सॉरी, इनको आप कमेंसरेबल नहीं बना सकते, इसलिए ये क्या होते हैं, ये इनकमेंसरेबल होते हैं। यहाँ पर आपका वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, √3:√2 है, √5:10 है, ये सारे इनकमेंसरेबल होते हैं। अब यहाँ पर 6 पॉइंट आपको हंसी आएगी जान के, क्योंकि पिछली वीडियो में ही इनने एक क्वेश्चन दे दिया था 6 पॉइंट से रिलेटेड, और अब ये आपको बता रहे हैं। तो पॉइंट क्या है कि अगर आप 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हो तो उनसे जो रेशियो बनता है उसका नाम होता है कंटिन्यूड रेशियो। कल हमने देखा था एक क्वेश्चन आया था, उसमें 3 रेशियो को कंपेयर कर रखा था, तो यहाँ भी वही है, A:B:C, बस और कुछ नहीं है। कंटिन्यूड रेशियो नाम याद रखना है आपको बस। अब देखते हैं एप्लीकेशंस को। ठीक है, टॉपिक हमारा सारा हो चुका है। अब क्वेश्चंस आप खुद भी ट्राई कर सकते हो चाहो तो, नहीं तो मैं तो हूँ ही करा रहा हूँ मैं। ठीक है, पहली इलस्ट्रेशन क्या कह रही है, द कंटिन्यूड रेशियो ऑफ 200 रुपये, 400 रुपये और 600 रुपये, 200, 400 एंड 600 रुपीज़ का जो कंटिन्यूड रेशियो है वो क्या होगा। तो वो तो बहुत आसान है, 200 रेशियो 400 रेशियो 600, यही तो होगा। देखो रुपीज़ है ना, यूनिट तो सेम है, तो कंपेयर कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा। अब क्या इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बिल्कुल। ये तीनों के तीनों 100 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2:4:6 भी बना सकता हूँ मैं। अब भी ये लोग 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर दो, 1:2:3, ये आपका आंसर हो गया। आई होप इतना क्लियर था। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो। ये वीडियो छोटी होने वाली है, पिछली वीडियो बड़ी हो गई थी तभी मैंने छोड़ दी, और नेक्स्ट वीडियो पे हम आ गए। अब देखते हैं एग्जाम्पल 1। ठीक है, एग्जाम्पल 1 आपका क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 तरीके हैं, दोनों तरीके बताऊंगा। द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन्स, 2 लोग हैं, उनकी मंथली इनकम जो है वो 4:5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूसरा बंदा है ना उसकी इनकम ज़्यादा है पहले से, पहले के कंपैरिजन में। रेशियो मतलब कंपेयर कर रहे हैं हम, तो दूसरे वाले की इनकम ज़्यादा है पहले वाले से। ठीक है, एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो दिस, मतलब दूसरे वाले का खर्चा भी पहले वाले से ज़्यादा है। ठीक है, और वो दोनों के दोनों 50 रुपये पर मंथ सेव कर लेते हैं, तो उनकी इनकम बताओ। आपको लगेगा इम्पॉसिबल क्वेश्चन है, बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। अगर किसी की आपको इनकम पता है, किसी का आपको खर्चा पता है और सेविंग भी पता है, तो फिर आप इनकम फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताता हूँ कैसे। बोर्ड पे चले, क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा आई होप। इनकम्स का रेशियो पता है, एक्सपेंडिचर का रेशियो पता है, और सेविंग दोनों के दोनों बराबर सेव कर रहे हैं 50 रुपये, तो कैसे मंथली इनकम फाइंड करेंगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे तो कॉपी कर दिया, लेकिन कई बच्चों की शायद फ़ोन में ये विजिबल ना हो ढंग से, तो तुम लोग यार बुक खोलो, क्योंकि ये क्वेश्चन था ही इतना लंबा कि कॉपी इससे बेहतर नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को। मान लेते हैं उनकी इनकम्स जो है, इनकम, आपको प्रेजेंटेशन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। पेपर में MCQ बेस्ड पेपर है आपको लिख के नहीं आना वहाँ पहले की इनकम लेट करते हैं इतनी, दूसरे की इतनी, फिर लाइनें बना के नहीं आनी, बस टिक मारना है। ओ सॉरी, टिक नहीं, सर्कल। ठीक है, तो MCQ बेस्ड है आपका, ध्यान से रखो। ठीक है, अब दोनों के जो इनकम्स है वो 4:5 में है। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट की इनकम जो होगी वो 4x होगी, और सेकंड की जो इनकम होगी वो 5x होगी। उनने आपको कहा है कि रेशियो 4:5 है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पहला 4 रुपये कमाता है दूसरा 5 रुपये, बिल्कुल भी नहीं है इसका मतलब ये। इसका मतलब ये है कि पहला 4x कमाता है, x की वैल्यू हमें नहीं पता कितनी भी हो सकती है, लेकिन वो कुछ 4x कुछ कमाता है, और y जो है वो मतलब दूसरा जो बंदा है वो 5x कुछ कमाता है। ठीक है, लिख दिया हमने, हमें इनकी इनकम पता थी तो हमने लिख दिया। अब एक्सपेंडिचर लिखते हैं इनके। फर्स्ट का आपका एक्सपेंडिचर है 7। इस बार आप x नहीं ले सकते, क्योंकि ना x देखो
आप यहाँ पर सोच रहे होगे 7x ले लेते हैं, लेकिन 7x अगर आप लोगे ना तो ये x अलग है, ये x अलग है, तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर कोई और लेना पड़ेगा। तो y ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 7y, और सेकंड का जो एक्सपेंडिचर है वो है आपका 9y। दोनों के दोनों 50 रुपये सेव करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 100 रुपये कमाते हो, मान लो 100 रुपये आप कमाते हो और 50 रुपये आप सेव कर रहे हो, तो आपका खर्चा कितना हुआ, 50 रुपये। 100 में से आप 50 माइनस करोगे या प्लस करोगे? इनकम में से खर्चे को माइनस करते हैं ना, इनकम में से खर्चे को माइनस करोगे तब जाके आपकी सेविंग आएगी। तो यहाँ पर भी आपको सेम वही चीज़ करनी है। कैसे? पहला बंदा 4x कमाता है और 7x खर्च करता है, 7y सॉरी, तो 4x माइनस खर्चा 7y इज इक्वल्स टू 50 रुपये वो सेव कर रहा है। पहले बंदे की कहानी हो गई ये। तो दूसरे बंदे की कहानी क्या है, दूसरा बंदा 5x कमाता है और 9y खर्च करता है, तब भी वो 50 रुपये सेव कर पा रहा है। समझ गए? तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। अब तुम्हें शायद दिक्कत थोड़ी सी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बैठा हूँ, मैं दोबारा समझाऊंगा। दिक्कत आए तो कमेंट कर देना, समझते हैं। थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, मुश्किल नहीं है, एक बार समझ आ गया तो फिर तो तुम हो गया पास। 9th या 10th में, मेरे को अच्छे से याद नहीं, आई थिंक 10th में आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। कैसे सीखते थे आप? एलिमिनेशन मेथड से, कि आप एक y या x को गायब कर देते थे। 9th-10th में तो सबके पास थी ना मैथ्स, तो उसमें आप गायब कर देते थे, लेकिन शायद आप उस समय वीक हो मैथ्स में, तो फिर मेरा काम क्या है, आपको बताना दोबारा से वो मेथड दोबारा बताऊंगा। इस मेथड में आपको x या y को एक को गायब करना पड़ता है, और गायब कैसे करते हैं बताता हूँ। आप क्या करो, पहले वाले पूरी जो इक्वेशन है आपकी, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको लेट कर लेते हैं फर्स्ट, इसको लेट कर लेते हैं सेकंड। तो जो पहली इक्वेशन है ना, फ्रॉम फर्स्ट, इसको लेते हैं 4x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 50। इस वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ 5 से। क्यों? क्योंकि मैंने पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन से को गायब करना चाहोगे। तो मैंने डिसाइड किया मैं x को गायब कर दूंगा, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं x को गायब कर दूंगा। तो x को गायब करने के लिए ना, मेरे को x का जो कोएफिशिएंट है, x के आगे जो नंबर लिखा है 4 और यहाँ पर जो लिखा है 5, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा दोनों इक्वेशंस में। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करा दूँ, और सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी, 5x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 50, इस इक्वेशन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करा दूँ ना, तो मेरी नई इक्वेशंस क्या बनेंगी पता है, 20x माइनस 35y इज इक्वल्स टू 250, और यहाँ पर नई इक्वेशन मेरी बनेगी 20x, क्यों, 4 इंटू 5x 20x होगा, फिर 4 इंटू 9y माइनस 36y इज इक्वल्स टू 200। समझे? ये पार्ट अगर समझ आ गया तो हो गया आपका ख़त्म, और कुछ भी नहीं है। दोबारा समझाता हूँ। दो इक्वेशंस अगर आपको सॉल्व करनी होती हैं तो उसका एक मेथड आपने सीखा था 10th में, एलिमिनेशन मेथड, जिसको मैं दोबारा से आपके सामने बता रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड में आपको x और y के मतलब x और y में से कोई एक गायब करना होता है। पहले आप डिसाइड करो कौन सा गायब करोगे। मैंने डिसाइड किया कि मैं x गायब करूँगा, तो दोनों में से x के जो आगे नंबर लिखा है उसे कहते हैं कोएफिशिएंट, उसको बराबर करना होता है। तो यहाँ पर मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा दिया ताकि ये 20 हो जाए, यहाँ पर मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा दिया ताकि ये भी 20 हो जाए। दोनों बराबर हो गए। अब देखो क्या करूँगा मैं, दोनों इक्वेशन को मैं माइनस कर दूंगा। एक बार नीचे दोबारा कॉपी करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। ये दो इक्वेशंस आपके पास थी ऊपर। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को सब्ट्रैक्ट आप कैसे करोगे, माइनस प्लस माइनस। ये कैसे हुआ, दोनों इक्वेशंस को ऐसे आप लिख दो ना, फिर जो नीचे वाली इक्वेशन है उसमें 20x प्लस का था तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस का था तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस का था तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इसमें आई होप प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो बता देना, मैं इस वाले क्वेश्चन को सेपरेट एक और वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। अब कैसे होगा, 20x माइनस 20x, यहाँ 0 बच गया। मैंने कहा था x गायब हो जाएगा। किसी भी चीज़ को अगर आप उसी में से माइनस कर दोगे तो 0 ही तो आएगा, यहाँ 0 आ गया। यहाँ पर है माइनस 35y प्लस 36y। आप कहोगे माइनस है, आप प्लस क्यों लिख रहे हो, क्योंकि माइनस को हमने प्लस में चेंज कर दिया था ना। माइनस करने का यही तरीका होता है, चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर अब क्या आएगा, प्लस y इज इक्वल्स टू 50। तो यहाँ पर y की वैल्यू आपके पास 50 आ चुकी है।
समझ रहे हो आप? y की वैल्यू 50 आ गई, इसका मतलब क्या है, आप उनका खर्चा निकाल सकते हो। पहले का खर्चा कितना हो गया 7y, मतलब 7 इंटू 50 जो कि होगा 350, और यहाँ होएगा 9y मतलब 9 इंटू 50 मतलब 450। ये उनका खर्चा आ गया, ठीक है। अब इनकम निकालनी थी हमें, तो आप खुद सोचो, अगर 50 इतना वो खर्च करते हैं और 50 रुपये दोनों सेव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 500 रुपये कमाते हो और 50 रुपये आप सेव कर रहे हो, तो आपने कितने खर्चे? आपने 450 खर्च दिए। और यही चीज़ है, यहाँ पर 450 खर्चा है, 50 रुपये सेविंग है, तो कितना कमाओगे? इनकम कितनी होगी बताता हूँ, एक मिनट दोबारा रुको। इनकम आपकी कितनी होती है? सेविंग प्लस खर्चा, एक्सपेंडिचर, खर्चा बोलते हैं ना एक्सपेंडिचर को। सेविंग आपको पता है 50, खर्चा आपने निकाल लिया 350। पहले का खर्चा 350 है ना, तो दोनों को जोड़ो। पहला 400 रुपीज़ कमाता है, दूसरा कितना कमाता है? 450 खर्चा करता है, 50 रुपये सेव करता है, तो दूसरा 500 रुपये कमाता है। दोनों की इनकम आपने निकालनी थी। 400 एंड 500 इज़ द आंसर। ये पहला मेथड था। अब आप कहोगे दूसरा मेथड कौन सा है? दूसरा मेथड यहीं पर आता है, इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक और तरीका, जो कि एक्स वाई लेके नहीं है, जो कि मुझे हार्ड लगता है, तो मैं अभी नहीं बता रहा, उसको सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा। अगर ये वाला आपको टॉपिक मतलब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको दोबारा से देखो, पीछे जाओ, बैक करो, दोबारा देखो, फिर समझ आएगा, ठीक है। 2 बार में 100% समझ आ जाएगा। नहीं समझ आता कमेंट करो, नई वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं। ये आ गए हम एग्जांपल नंबर 2 पे, आपकी स्क्रीन के सामने है, और देखते हैं ये क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ 2 हाउसेस वॉज इतना, मतलब 16:23 में 2 हाउसेस के प्राइजेस थे। इसका मतलब 2 घरों की जो वैल्यू है ना, वो इतने रेशियो में थी, ठीक है। 2 years later when the prices of the first increased by 10%, पहले के प्राइस 10% बढ़ गए और दूसरे के 477 बढ़ गया प्राइस, ठीक है। 477 घर का प्राइस बढ़ गया, तो रेशियो जो है वो 11:20 हो गया, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस बताओ। बोर्ड पे चलते हैं एक बार, फिर समझते हैं दोबारा से। तो ये कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कॉपी। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 2 घरों के जो प्राइसेस हैं वो 16:23 में है। इसका मतलब क्या है? क्या पहले का प्राइस 16 है? नहीं, पहले का प्राइस हमें नहीं पता क्या है, और दूसरे का भी नहीं पता, लेकिन उनका रेशियो पता है। तो अगर हम लेट करना चाहें तो पहले का प्राइस क्या होगा? लेट करें हम, तो पहले का प्राइस होगा 16x, कोई भी आप कांस्टेंट ले सकते हो, और दूसरे का प्राइस होगा 23x। हमें नहीं पता क्या है प्राइस, लेकिन वो 16 का कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ है, तो हमने x मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 साल बाद क्या हुआ कि पहले के जो प्राइस था वो 10% बढ़ गया। पहले का प्राइस है 16x, इसका 10% क्या होगा? 1.6x। इतने से बढ़ गया उसका प्राइस, तो मतलब पहले का प्राइस क्या हो गया? पहले था 16x, अब बढ़ गया 1.6x, तो टोटल 17.6x हो गया उसका नया प्राइस। ये न्यू प्राइस है, ठीक है। और सेकंड का क्या है? पहले था 23x, और फिर कितना बढ़ा? यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 477 से बढ़ गया वो, तो 23x प्लस 477, ये न्यू प्राइस हो गया सेकंड हाउस का, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो नया प्राइस है ना, वो 11:20 में है। बहुत ईजी है, अब तो समझ आएगी होगा क्या करना है। ये दोनों जो प्राइजेज हैं ये 11:20 में है। इसका मतलब 7.6x डिवाइडेड बाय 23x प्लस 477, ये हमारा 11:20 में है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे क्या होगा? 23x प्लस 477 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 17.6x। ब्रैकेट ओपन करते हैं। 11 इंटू 23 क्या होगा? 11 इंटू 23 होगा 253 x प्लस 11 477 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। आई होप आपको ब्रैकेट्स ओपन करना आते हैं, ठीक है। तो 11 इंटू 477 होगा 5247, ठीक है। और 20 इंटू 17.6 हमें करना है अब, तो वो क्या होगा? तो ये आपका होता है 352x। अब यहाँ पर कई बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी कि ये स्टेटमेंट बनी कैसे। तो
11 ब्रैकेट के बाहर था, ये आपको पता है। 11 आपका ब्रैकेट के बाहर था, तो जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दोनों के दोनों टर्म से करना पड़ेगा। तो पहली टर्म से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है, दूसरी से कर रहे हैं ये आ रहा है, और यहाँ पर राइट साइड भी यही चीज़ हो रही है सेम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे 253x, यहाँ पर ये लेफ्ट साइड आ जाएगा। 352x इज इक्वल्स टू माइनस 5247। ये कैसे हुआ? लेफ्ट साइड ये 5247 पॉजिटिव था, जब इसको हमने राइट साइड भेजा ना तो ये नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर ये लेफ्ट साइड था पॉजिटिव, तो राइट साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। अब इन दोनों को माइनस कैसे करते हैं, ये तो आपको आता ही होगा। या तो आप ये कर दो, ये चीज़ कर दो, और जो आंसर आएगा वो उसको नेगेटिव में ले लेना, या आपके पास कैलकुलेटर तो है ही, तो आप दोनों को माइनस कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -99x इज इक्वल्स टू -5247। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी? -5247 डिवाइडेड बाय -99। दोनों को आप डिवाइड करो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। और कैलसी में या कैलकुलेटर में आप 5247 डिवाइडेड बाय 99 कर सकते हो, तो वो आपका आएगा 53। x की वैल्यू 53 आ गई। इसका मतलब क्या है? क्या ये घर की वैल्यू है? नहीं, घर की वैल्यू क्या थी? 16x और 23x। फर्स्ट की थी 16x, इसका मतलब 16 इंटू 53, 53 आई थी ना x की वैल्यू, तो 53 होगी। और सेकेंड हाउस की वैल्यू क्या होगी? 23x, मतलब 23 इंटू 53। ये दोनों क्या आएंगे? ये आपका आएगा 848, और सेकेंड वाला आपका आएगा 1219। तो ये आपका आंसर हो गया। चेक करते हैं मॉड्यूल से। तो ये हम मॉड्यूल में आ चुके हैं, और आपको दिख रहा है कि आंसर हमारा बिल्कुल सही आया। इन लोगों ने भी सेम टू सेम यही तरीका किया था, क्योंकि यही तरीका आसान है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो इस मेथड से ही ईजी होगा। हो चुका है। अब हम देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल लास्ट होगा इस वीडियो का, क्योंकि इसके बाद एक्सरसाइज में सेपरेट वीडियो में लूँगा। तो लास्ट देखते हैं एक बार। फाइंड द रेशियो। फाइंड इन व्हाट रेशियो, मतलब आपको रेशियो फाइंड करना है। टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज इफ देयर बी अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द रेशियो दिस एंड इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस इतना रेशियो में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ वर्कर्स जो थे ना वो हमने रिड्यूस कर दिए 15:11 में। ये बात हमने पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करी है कि 15:11 में हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 15 अगर बंदे थे तो वो 11 हो रहे हैं, 15:11 में मतलब वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। और उनके वेजेस जो बाकी बचे हुए 11 है ना, उनके वेजेस 22 से 25 हो गए रेशियो में। हुए नहीं एक्चुअली वो 22 रुपीज़ नहीं लेते, जितना भी लेते हैं उसका 22:25 में इंक्रीमेंट हो गया। अब सवाल क्या है? टोटल वेजेस। टोटल वेजेस का मतलब क्या होता है? आपके पास जितने लेबर है इनटू वेजेस, ये होता है टोटल वेजेस। मतलब अगर आपके पास 100 बंदे हैं आपकी फैक्ट्री में और आप सबको 1000 रुपये पर डे देते हो, तो टोटल आप कितने देते हो? पर डे आप 1,00,000 रुपये देते हो। इसे कहते हैं टोटल वेजेस। यहाँ पर है तो वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ वर्कर्स हमने डिक्रीज कर दिए और वेजेस बढ़ा दिए। मतलब वर्कर हमने शायद 100 से 80 कर दिए होंगे एग्जाम्पल के तौर पे, और वेजेस 1000 से 1200 कर दिए। तो अब वो कह रहे हैं कि बताओ कि टोटल वेजेस में क्या रिडक्शन या इंक्रीमेंट आएगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। एक बार दोबारा देखेंगे, पहले कॉपी कर लेता हूँ। तो ये रहा थर्ड एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे। आई होप फ़ोन में भी विजिबल है, नहीं तो आप अपनी बुक खोल सकते हो। थर्ड एग्जाम्पल कह रहा है, आपको बता दिया मैंने, फिर भी एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं। फैक्ट्री में जो वर्कर्स थे वो 15:11 में डिक्रीज हो गए। ठीक है, नीचे वाली एरो। और उनके वेजेस जो थे वो 22:25 में इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, पहले कितने वर्कर्स होंगे फैक्ट्री में और बाद में कितने होंगे? ये हम बोलते हैं, दो केसेस बनाते हैं। केस 1 आपको समझाने के लिए, पेपर में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। केस 2, दो केसेस हैं। एक जब पुराना वाला देख रहे हैं हम, पुराना क्या हिसाब किताब है, और एक हम नया वाला देख रहे हैं। इस टाइम पे हमारे पास 15 वर्कर्स थे। ये लाइन सही है या गलत? गलत है।
15 वर्कर्स नहीं थे, 15x वर्कर्स थे, हमें नहीं पता कितने, मगर 15 कुछ थे, ठीक है। और नए हमने कितने कर दिए, हमने 11x कर दिए। आई होप इतना क्लियर था। 15 से 11 ले गए तो 15x 11x, ठीक है। और जो उनके वेजेस थे, यहाँ पर लिखो लेबर, यहाँ लिखो वेजेस। जो उनके वेजेस थे वो पहले थे 22x और अब हो गए 25x। यहाँ पर एक और गलती मैं कर चुका हूँ, x हम नहीं ले सकते क्योंकि x हम ऊपर ले चुके हैं, और दूसरे क्वांटिटी के लिए हमें दूसरा वो लेना पड़ेगा, वेरिएबल, ठीक है। इन्हें वेरिएबल कहते हैं। तो ये हो जाएगा y। अब ध्यान से सुनना, टोटल वेजेस कैसे, मैंने आपको बताया था कैसे फाइंड करना है। लेबर कितनी है आपकी, 100 बंदे हैं, उनको 1000 रुपये आप देते हो वेजेस एक को, ऐसे ही करते हैं ना। तो यहाँ पर कैसे होगा टोटल वेजेस, टोटल आप कितना देते हो, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। और सेकंड केस में भी यही होगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, इतना आप टोटल वेजेस देते हो। तो देखते हैं क्या होगा, 15 इंटू 22 क्या होता है, 330, और एक्स वाई भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, 25 इंटू 11 275, और एक्स वाई हो गया। ये हमारा क्या बना, आप कहोगे पता नहीं क्या। देखो दोबारा समझाता हूँ, पहले हमारे पास 15x बंदे थे, हमने उनको 11x कर दिया, कुछ बंदों को हमने निकाल दिया, उनको हम 22y पहले वेजेस देते थे, अब हम उन्हें 25y देते हैं। तो टोटल खर्चा कितना होता है हमारा, टोटल होता है दिस इंटू दिस, मतलब जितने बंदे हैं और उनको जितने हम पैसे देते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तभी तो टोटल वेजेस आएंगे। सेकंड केस में भी यही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, आपके टोटल वेजेस आ गए। अब वो यही पूछ रहे थे कि टोटल वेजेस में क्या इंक्रीमेंट होगा, जो टोटल वेजेस हैं उनमें क्या इंक्रीमेंट होगा या क्या डिक्रीज होगा उनमें, देखते हैं। पहले हमारे टोटल वेजेस थे 330xy, नए हमारे टोटल वेजेस हैं 275xy। कौन सा बड़ा है, ऑफ कोर्स ये वाला, मतलब हमारे टोटल वेजेस भी कम हो गए हैं, टोटल वेजेस फैक्ट्री के कम हो चुके हैं। और कितने रेशियो से कम हुए हैं वो हमारा क्वेश्चन था, तो इनका रेशियो निकालना है आपने सीधा, 330xy रेशियो 275xy। अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है इसलिए ये आंसर नहीं होगा, सिंप्लीफाई करो इसको, xy से xy कैंसिल हो जाएगा, 330 रेशियो 275। क्या ऐसा कोई नंबर है जिनके टेबल में ये दोनों आए, देखते हैं। 11 के रेशियो में दोनों आते हैं, ठीक है। तो 11 के टेबल में ये कब आएगा, 330 डिवाइडेड बाई 11 आपको करना है, तो ये आएगा आपका 30, ये हो गया। और 275 के टेबल में हमें ऊपर ही पता था 25 पर आता है, ये आपका रेशियो हो गया। और अब 5 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो 6:5, ये आपका आंसर है। 6:5 का मतलब क्या है, 6:5 का मतलब ये है कि पहले अगर आप उनको 6 वेजेस देते थे टोटल, तो अब आप उनको 5 देते हो, यही आपका रेशियो था। और मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर 6 से 5 हो रहा है तो मतलब वो डिक्रीज हो रहा है ऑफ कोर्स। अब आंसर चेक करते हैं मॉड्यूल से, तो ये रहा मॉड्यूल आपका, और मॉड्यूल में भी यही आंसर है बिल्कुल, 6:5 आप देख सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके आप पूछ लो, इनने थोड़ा सा अलग मेथड किया है, मगर आपको जोन सा ईजी लगे आप वो देख सकते हो। मुझे ऐसा लगा कि ये वाला मेथड ज़्यादा ईजी होगा तो मैंने वो बता दिया आपको, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम एक्सरसाइज 1.a करेंगे, मतलब 1a करेंगे। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और जो भी आपको दिक्कत लगी है इस वीडियो में वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो बाय। My head full of steam. I got lucid dreams. I make movie scenes. It's not new to me. Greed gon' kill, I scream. Ego my enemy. My heat got entropy. It's all just chemistry.